द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ गोवा से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। ही इज एसोसिएट प्रोफेसर एट इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च। डॉक्टर साहब, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ टू नेशन थ्योरी के हवाले से। काफ़ी साल पहले की बात है, इस्लामाबाद में कुछ इंडियन स्कॉलर्स आए हुए थे, एक सेमिनार चल रहा था। तो उसमें सुशांत सरीन, जो एक मशहूर पाकिस्तान वॉचर हैं, आजकल ऑब्जर्वर फाउंडेशन के साथ काम करते हैं, इनके फादर आए हुए थे, राजेंद्र सरीन। तो उन्होंने एक बात की जो आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब टू नेशन थ्योरी की बात करता है तो हमारे जैसे लिबरल लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो हमें फिर दूसरे लोग ये कहते हैं कि आप तो ये कहते हैं जी कि मुसलमान जो हैं वो इक्वल सिटीजन्स हैं, इनको होना चाहिए, लेकिन ये देखिए पाकिस्तान क्या कह रहा है, टू नेशन थ्योरी अभी भी वैलिड है। तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन नेशन, दे आर पार्ट ऑफ मुस्लिम नेशन। ये बात उन्होंने 1980s में की थी और उनका यही कहना था कि आपको भी इससे कुछ हासिल नहीं होता, पाकिस्तान इज अ रियलिटी, वी एक्सेप्ट इट। लेकिन टू नेशन थ्योरी को जो आप बार बार करते हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हद तक भी टू नेशन थ्योरी की कोई वैलिडिटी नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ पाकिस्तानी नेशन। तो ये कहना कि जी अब वो मुस्लिम नेशन है, दैट इज वेरी स्ट्रेंज। और मेरा ख्याल है क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तान में। बेसिकली एक तरफ हम कहते हैं जी पाकिस्तानी नेशन और दूसरे ही सांस में कहते हैं टू नेशन थ्योरी इज स्टिल वैलिड। तो आप कैसे देखते हैं इन डिबेट्स को? सर देखिए, ये जो ऑब्सेशन ऑफ फॉर्मिंग अ नेशन है, इसको तो समझना पड़ेगा ना। वाई नेशन, वाई नॉट सोशल, वाई नॉट सोसाइटी, वाई नॉट सिविलाइजेशन, वाई दिस एम्फेसिस ऑन नेशन? नेशन है क्या, और क्या टू नेशन थ्योरी रिजेक्ट की जा सकती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इज इट समथिंग विच इज ससेप्टेबल टू कैंसिलेशन और विच कैन बी कैंसल्ड आउट? मैं, जो मेरी समझ है सर, मैं पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ स्कॉलर हैं, बहुत प्रसिद्ध, जो समझ लीजिए स्कॉलर हैं, उनको सुन रहा था। रिजवी सैयद मौलाना सम रिजवी साहब, उनकी डेथ हो गई है आजकल। आप मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की बात हाँ, तो नहीं कर रहे? मौलाना खादिम हुसैन रिजवी को, जी जी जी। जी। तो वो ये पढ़ रहे थे कि भाई ये जो कुरान में तो दिया हुआ है कि भाई मुस्लिम और गैर मुस्लिम, कुफार और मुस्लिम, तो टू नेशन तो इस्लाम ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। ये बात तो उनकी सही कह रहे थे, क्योंकि मुस्लिम बनने के कुछ कंडीशन है, हर कोई मुस्लिम नहीं बन सकता। तो अगर हम प्योरली प्योरली जिसे कह दीजिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो टू नेशन थ्योरी को कैंसिल नहीं किया जा सकता। टू नेशन थ्योरी को कैंसिल करने के लिए आपको पॉलिटिकल विजन से ज़्यादा आपको पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन चाहिए होगा, सेक्युलरिज्म के रास्ते पे जाना होगा। टू नेशन थ्योरी सिर्फ इस्लाम में तो नहीं थी, टू नेशन थ्योरी क्रिश्चियनिटी में भी आई। अच्छा, अब ये समझना पड़ेगा कि ये नेशन क्यों, वाई दिस ऑब्सेशन विद द नेशन, कि हम एक नेशन है, और नेशन होता क्या है? नेशन बेसिकली अगर एक क्रूड फॉर्म में समझा जाए तो ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग को नेशन कहा जाता है। बट क्या सारे ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग एक नेशन है? मनुष्यों ने जब ये टैक्सोनॉमी बनाने की प्रयास किया कि वाई डू सम ह्यूमंस और वाई डू ह्यूमंस लिव टुगेदर, ठीक है ना। पहले ये था कि भाई आप जब केव्स में रहते थे, तो जंगलों में रहते थे, तो आपको पहले ह्यूमंस को साथ में रहना पड़ा, भाई हर्ड में रहना पड़ा, जिसको जानवरों के लिए तो वो हर्ड कहते हैं, मनुष्यों के लिए उसको सोसाइटी कहते हैं। तो पॉइंट ये है कि ह्यूमन नीड्स टू स्टे टुगेदर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अब उसके बाद सारी दुनिया में मनुष्यों ने अपने फिजिकल ज्योग्राफी के हिसाब से अपनी अपनी प्रैक्टिसेस डेवलप करनी शुरू करी। ये एक सिविलाइजेशनल जर्नी होता है। सिविलाइजेशन जर्नी का मतलब है द वे यू स्टार्ट लर्निंग टू को एग्जिस्ट विद सोसाइटी, विद द नेचर एंड इकोलॉजी अराउंड यू, उसको आप सिविलाइजेशनल जर्नी कहते हैं। इस पूरे जर्नी में अचानक से कॉन्सेप्ट आया, जो कॉन्सेप्ट मुझे आज तक परप्लेक्स करता है, और वो कॉन्सेप्ट जुडाइज्म लेकर के आया। उसका नाम था कि मेरा गॉड जो है
वो सही गॉड है और तुम्हारा गॉड गलत गॉड है। इस कॉन्सेप्ट ने रिवोल्यूशनाइज किया दुनिया के थॉट प्रोसेस को, एटलीस्ट उस हिस्से में। वहां से नेशन की जो, बिकॉज नेशन वैदिक कॉन्सेप्ट नहीं है। वैदिक कॉन्सेप्ट जो है, जो ह्यूमैनिटी को डिवाइड करता है या ह्यूमैनिटी ग्रुप ऑफ ह्यूमंस को एक्सप्लेन करता है, वो है वर्ण सिस्टम। कि ब्राह्मण एक पर्टिकुलर सोसाइटी के हैं, क्षत्रिय एक पर्टिकुलर सोसाइटी कॉस्ट करते हैं, वैश्य और शूद्र। अब क्वेश्चन है कि ब्राह्मण कौन बनता है, कैसे बनता है, ये क्वेश्चन है। ह्यूमैनिटी को वेदों ने इन 4 वर्णों में डिवाइड किया। कि ब्राह्मण एक वर्ण है जिसको कि अगर आप पैरेलल ड्रॉ कीजिएगा तो जो वेद वर्ण बना रहा है उसको ओल्ड टेस्टामेंट नेशन कह रहा है। उन नेशंस के फॉर्मेशन की जो कंडीशनैलिटीज हैं वो डिफरेंट है। अब ओल्ड टेस्टामेंट में ये जूस को गॉड ये कह रहे कि मैं तुम्हारा गॉड हूं, ठीक है, और तुम मेरे लोग हो, और मैं तुमको जो है इजिप्शियन से बचा करके एक पर्टिकुलर जगह ले जाऊंगा, और तुमको मैं प्रॉमिस लैंड दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जूस के अलावा पृथ्वी पर और मानवता नहीं रहती थी, रहते थे वहां पे, इजिप्शियंस ही रहते थे। अब ये कैसे हुआ कि इजिप्शियंस के गॉड गलत हो गए, कब से गलत हुए? अगर जेनेसिस की बात हम माने कि एक एडम एंड ईव से सारी ह्यूमैनिटी का बर्थ हुआ है, तो कब इजिप्शियंस के गॉड गलत हुए और कब इंडियंस के गॉड गलत हो गए? क्या गॉड गलत हो सकता है कभी? और दूसरी चीज कि क्या गॉड ने वाकई में ये कहा था कि बाकी सबके गॉड गलत है, या वो ये कह रहे थे यहूदियों से, जूस से, कि तुम मेरे अलावा किसी और की पूजा नहीं करोगे? वो सिर्फ यहूदियों को कह रहे हैं। यहूदी जो है वो नेशन बनाता है, यहूदी जो है वो बनने के लिए आपको यहूदी लेनियज से आना पड़ता है। अगर आप जूइश लीनियज के पार्ट नहीं है तो आप जूज नहीं कहलाए जाएंगे। दिस इज एसेंशियली द आइडिया ऑफ नेशन। इसीलिए इसको पेट्रियार्की भी कहते हैं, क्योंकि जो थी पेट्रियार्क्स हैं जिनसे ये अपनी लीनियज को जोड़ते हैं यहूदी। बिकॉज जैसे तूतन खामेन था, दूसरे फैरो जो हुआ करते थे इजिप्शियन से, उस लीनियज से ये अपने आप को नहीं जोड़ते हैं। क्योंकि आप अगर देखें, अब्राहम जिस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे थे या मोसेस जिस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे थे, वहां फैरो भी एग्जिस्ट कर रहे थे। मगर जो यहूदी हैं वो ये कहते हैं, क्योंकि भाई जब अब्राहम ने मूर्तियां तोड़ी तो दूसरे ग्रुप ऑफ लोग भी तो थे वहां पे, उन्हीं की मूर्तियां तोड़ रहे थे ना अब्राहम जी। तो पॉइंट ये है कि अब्राहम जो थे वो, उनके सामने और भी सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, मगर जू कहता है कि हम अब्राहम के वंशज हैं। तो वो इसीलिए इसको अब्राहमिक फेथ भी कहा जाता है। अब मैं उतना और डीप में जाता, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। पॉइंट ये है कि यहूदियों से गॉड ने बातचीत की, स्पेशली मोजेस से। मोजेस को गॉड ने कहा कि तुम्हें मैं कुछ कमांडमेंट दे रहा हूं और वो तुम्हारे लोगों को, या मैं इनका गॉड हूं, मेरे लोगों को फॉलो करना होगा। वो गॉड चीख चीख के कह रहे हैं कि आई एम अ गॉड ऑफ इजराइल। ये इसलिए मैं ये बताता हूं कि मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिकॉज नेशनहुड, क्योंकि इस्लाम की जिद नेशन पे है, इस्लाम की जिद स्पिरिचुअलिटी पे है नहीं। जैसे मैं बुद्धिज्म से भी एक पैरेलल ड्रॉ करूंगा। बुद्धिस्ट कभी ये नहीं कह रहा है, जापान का बुद्धिस्ट नहीं कह रहा कि भाई मैं इंडियन हूं, मेरा सब कुछ इंडिया से है, और बुद्धिस्ट और जापानीज लैंग्वेज कैंसिल कर दो, जापानीज पूरी की पूरी जो लिगेसी है उसको कैंसिल करो, और मैं बुद्धिस्ट हो गया तो मैं जापानीज को पढ़ाऊंगा ही नहीं, जापानीज हिस्ट्री चेंज करके रख दूंगा, या मुझे जापान में दूसरा देश क्रिएट करके दो। ये सब नहीं कह रहे। पॉइंट मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि ये नेशन को, क्योंकि मुसलमान नेशनहुड की लड़ाई लड़ रहा है, उम्मा की लड़ाई लड़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी की लड़ाई वो लड़ ही नहीं रहा। और यही मेरा मानना है कि ही गॉट द कॉन्सेप्ट रॉन्ग। अब होता क्या है कि यहूदी जो है एक कॉन्सेप्ट चलाते हैं नेशन का, क्योंकि गॉड उनसे कह रहा है मैं तुम्हारा गॉड हूं, मैं इजिप्शियंस का गॉड नहीं हूं, मैं इंडियंस का गॉड नहीं हूं, मैं किसी का गॉड नहीं हूं, मैं तुम्हारा पर्टिकुलर गॉड हूं। हमारे यहाँ इसको कहते हैं कुल देवता का कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोग का ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी गॉड है, लेकिन सबके कुल देवता अलग अलग होते हैं, या कुल देवी हैं, कुछ लोगों की कुल देवी हैं, कुछ के कुल देवता हैं जो वहां, जो शादी से पहले या कुछ और काम करने से पहले वहां जाके वो पूजा करके आते हैं। तो देयर इज अ बिग गॉड, बट ऑल्सो देयर इज स्मॉल डेटीज जिनके की आप पूजा करते हैं। तो अब जो गॉड ने मोजेस से कहा मैं तुम्हारे लोगों का गॉड हूं,
वो इंडियंस को मना कर रहे हैं कि मैं इंडियंस का गॉड नहीं हूं, क्योंकि इंडियंस को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें प्रॉमिस लैंड, अब्राहम के बच्चों को मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब्राहम के जो बच्चे होंगे वो एक समय स्टार से भी ज्यादा हो जाएंगे। मजे की बात है, हुआ उल्टा। यहूदी तो इतने कम हो गए जो आप सोच नहीं सकते। आज इजराइल के अलावा इधर यूरोप में, अमेरिका में कुछ यहूदी हों तो हों, टोटल जूइश पॉपुलेशन 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप उससे कंपेयर करें कि बंच फुल ऑफ मैन जो थे, वो अगर आप कह लें कि वो आज 1 करोड़ हो गए, और इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी औलादें जो हैं वो एक समय स्टार्स जितनी है आकाश में उससे भी ज्यादा हो जाएंगी। पॉइंट ये था कि ये नेशन जो था वो जूइश नेशन था। जूज इसीलिए कहीं भी जाए, वो रशियन बने, अमेरिकन बने, इंडियन बने, वो जू हमेशा रहेगा बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिसिटी ऑफ हिज बिलीफ सिस्टम एंड द लीनिएज दैट ही ड्राइव्स। अब इस नेशन के एक सब डिवीजन है, ठीक है ना, उस सब डिवीजन का नाम ट्राइब है। कई, एक नेशन जो है वो कई ट्राइब से मिलके बनता है, इसीलिए इनके 13 लॉस्ट ट्राइब है। उन ट्राइब्स को ही ये जोड़ते हैं। सबको यहूदी ट्राइब तो हमारे यहाँ भी कई लोगों को कह देते हैं ये लोग कि ये ट्राइब्स हैं, हालांकि वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये नेशन बनता है। यहाँ पे ये पैट्रियार्की या अब्राहम से आपका लीनिएज, पैटर्नल जेनेटिकल लीनिएज होना जरूरी है इन ऑर्डर टू ज्वाइन द नेशनहुड ऑफ जुडाइज्म। इसीलिए ये कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखते, या गॉड ने इनको कन्वर्ट करने का मैसेज नहीं दिया। अब इस्लाम जो है वो मैं क्रिश्चियनिटी पे बाद में कभी बात करूंगा, आज इस्लाम पे बात कर लेता हूं, क्योंकि हम 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं। इस्लाम जो है वो जुडाइज्म के इस कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन है, जहां पे ये कहा गया है कि एक लास्ट प्रॉफिट आएगा यहूदियों का, और वो यहूदियों की सारी समस्याओं से उनको निजात दिला देगा। वो लास्ट प्रॉफिट कौन होगा, ये आज तक दुविधा का विषय है। क्रिश्चियंस कहते हैं वो लास्ट प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट है, और या मसाया कह लें, और मुस्लिम्स क्लेम करते हैं कि वो लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद जी हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर जीसस क्राइस्ट लास्ट प्रॉफिट है तो फिर मोहम्मद साहब के लिए जगह नहीं बचती। अगर मोहम्मद साहब लास्ट प्रॉफिट है तो जीसस क्राइस्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही लास्ट हो सकता है। क्योंकि अगर क्रिश्चियनिटी को ये प्रॉब्लम नहीं है कि जीसस क्राइस्ट के बाद कोई और आएगा, तो फिर तो वो हिंदुइज्म का ही पार्ट हो जाएगा कि हिंदुइज्म में भी रीबर्थ होता रहता है, गॉड आते रहते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो दे विल बिकम क्रिश्चियनिटी। उनका ये है कि बस जीसस इज लास्ट। और मुसलमान का भी है कि वो देखिए, जब आप कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, दिस मेक्स यू अ जूज, मगर जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देन यू से यू आर अ मुस्लिम। अब मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि मुसलमान जिस 2 नेशन की बात करता है वो उम्मत से जुड़ना चाहता है मोहम्मद साहब की, विच इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज नेशन बनाने के लिए यूनिफॉर्मिटी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। जैसे सारे यहूदी ये नहीं कहते कि मेरी, कुछ यहूदी कहे मेरी लैंग्वेज तो लैटिन है, कुछ कहे मेरी संस्कृत है, कुछ कहे मेरी, एवरी यहूदी वुड इनएविटेबली से दैट देयर बेसिक लैंग्वेज इज क्या कहते हैं उसको आप, हिब्रू, अरमियाइक हिब्रू, ठीक है ना। वो हिब्रू उनका कॉमन लैंग्वेज है। उसके अलावा वो जितने लैंग्वेजेस सीख ले उसमें कोई बार नहीं है, बट हिब्रू इज द लैंग्वेज ऑफ जुडाइज्म। पॉइंट ये कि क्या इस्लाम जुडाइज्म का एक्सटेंशन है, क्योंकि जो इस्लामिक उलेमा है वो ये कहते हैं कि भाई सब कुछ इस्लाम था, इस्लाम शुरू से था। उनके ये कहने के पीछे का लॉजिक ये है, चूंकि मोहम्मद लास्ट थे तो जो फर्स्ट था वो भी हमारा है, और जो लास्ट है वो भी हमारा है। So the major issue or the major emphasis on being lastliness creates a major problem, which is a bone of contention between these 3 Abrahamic faith. जूस ये कहते हैं कि भाई हमारे प्रॉफिट हैं नहीं, अभी तक जो लास्ट वाले आए वो आए नहीं है, हम जो अरबिक प्रॉफिट है उनको हम नहीं मानते, वो उनको, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट वो उनको फॉल्स प्रॉफिट कहते हैं। अब उसके बाद जो जूस ने एक और यूनिक चीज करी है, बड़ी मजेदार चीज है सर, जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन जुड़ गया। आप देखिए इसको, तो ओल्ड टेस्टामेंट में टोटल किताबें, अगर मैं गलत नहीं हूं सर, ओल्ड टेस्टामेंट में टोटल नंबर ऑफ बुक कितनी है आपको पता है? जो मेरी है
ओल्ड टेस्टामेंट में करीबन करीबन मैं बता दूं आपको, एक मतलब करीबन 40-50 बुक है। न्यू टेस्टामेंट में जो किताबें जुड़ती हैं उनका नाम है मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, एक्ट्स, रोमन्स, कॉरिथियंस, कॉरिथियंस 2, गैलेटियंस, एफेसियंस, फिलिपिनास, फिलिपियंस, कोलोसियंस, थेलोसियंस, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे करके जूड, रिविलेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बड़ी मजेदार चीज होती है कि जूस कह रहे हैं कि ये हमारी बेसिक बुक है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें क्रिश्चियंस आते हैं वो अपनी जो 10-15 एक्स्ट्रा बुक है उसमें वो जोड़ देते हैं, ये कहते हैं ये न्यू टेस्टामेंट बन गई। जूस कह रहे हैं कि जो आपका जो जो प्रॉफिट है उनको हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, वो प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिटहुड की जो कंडीशंस हैं उनके आने के लिए जीसस क्राइस्ट पे वो लागू नहीं होती हैं। तो लेकिन उन्होंने, चूंकि जीसस क्राइस्ट यहूदी थे, उन्होंने यूरोपियंस की जो नोवेलिटी है जिसको क्रिश्चियनिटी के नाम से प्रैक्टिस किया जाता है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कहा जूडो, वो जूस नहीं हटाए। हालांकि अगर जीसस क्राइस्ट लास्ट है तो सारे जूस बाय डिफॉल्ट क्रिश्चियन बन जाने चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। उन्होंने उसको इतनी एक्नॉलेज कर लिया, खाली डिस्पाइट द बीइंग दैट, कि वो समझते हैं कि जीसस क्राइस्ट फॉल्स प्रॉफिट है, उन्होंने उनकी किताबों को जोड़ दिया और ओल्ड टेस्टामेंट में नई टेस्टामेंट जुड़ गई जिसको कि वो बाइबल के, दोनों किताबों का नाम बाइबल ही है बाय द वे। मजीद मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन है तो जूडो क्रिश्चियन मोहम्मद ट्रेडिशन क्यों नहीं है? क्यों नहीं कुरान को, जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को जोड़ करके बाइबल बनाई गई, थर्ड बुक कुरान और हदीस को जोड़ करके जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में किताबें जोड़ी गई, वो न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में क्यों नहीं जोड़ी जा रही है? पहले ओल्ड टेस्टामेंट आया, फिर न्यू टेस्टामेंट आया, उसके बाद अरेबिक टेस्टामेंट जोड़ दो। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो ये बात? आप क्यों नहीं बना रहे हो जूडो क्रिश्चियनो इस्लामो ट्रेडिशन? अगर जूइश और क्रिश्चियन एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं या एक साथ एग्जिस्टेंस की बात कर सकते हैं, अपनी किताबों को सबमर्ज कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट सबमर्ज ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट प्लस द कुरान? बिकॉज वो मानते ही नहीं इस ट्रेडिशन को। कुछ तो फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या ये जो नेशनहुड है, जो जो जूस का नेशन है और जो इस्लाम का नेशन है, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, कंप्लीटली डिफरेंट हो गया। क्योंकि जूस को कभी नहीं कहा गॉड ऑफ इजराइल, वो अपने आप को चीख चीख के कह रहे हैं आई एम गॉड ऑफ इजराइल, इट इज नॉट सेइंग आई एम गॉड ऑफ यूनिवर्स। वो कह रहे मैं गॉड ऑफ इजराइल हूं, वो कह रहे मैं अब तुम्हारे लोगों के लिए आया हूं। उन्होंने कोई इजिप्शियंस को गायब नहीं कर दिया, उन्होंने कोई इजिप्शियंस को पनिश नहीं कर दिया, उन्होंने खाली मोजेस के लोगों को बचा करके इजिप्शियंस के जो उस समय जो प्रोसिक्यूशन होता था सो कॉल्ड, उससे बचा करके उनको वो एक प्रॉमिस लैंड पे ले आए जिसको आज की डेट में आप इजराइल कहते हैं। लेकिन वो उनके लोग थे, मोजेस को कभी नहीं कहा जाओ मेरा मैसेज फैलाओ, कभी नहीं कहा। मोजेस को कभी ये नहीं कहा कि जाकर के दूसरे लोग, मोजेस ने कहा तुम्हारे लोग, मेरे लोग, वो मेरे अलावा कभी किसी की पूजा नहीं करेंगे। इसीलिए आप कभी यहूदी को नहीं देखेंगे कि वो कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो लीनियज अपने अब्राहमिक लीनियज से अपने आप को जोड़ता रहता है। इस्लाम को इसीलिए अब्राहमिक लीनियज कहा जाता है क्योंकि जो प्रॉफिट मोहम्मद है या अरबी जो है, जब मैं इजराइल में था, मैं किसी जूस से बात करता था अरब के बारे में, वो कहते थे दे आर आवर कजन। अच्छा, कजिन और बहन में बहुत, भाई बहन में बहुत अंतर है, इसको आपको समझना पड़ेगा सर। कजन इज नॉट ब्रदर और सिस्टर। हमारे यहाँ क्या है, हमारी ट्रेडिशन में जिसमें हम आप रहते हैं, उसमें रिश्तों में चाचा की बेटी भी आपकी जो बहन है, उसके बाद मामा की बेटी भी बहन है, उसके नाम खाली चचेरी बहन, ममेरी बहन, डगेरी बहन रखा गया। लेकिन जो बिब्लिकल फेथ के लॉज, जो लॉज हैं या सोशल नॉर्म्स हैं, उसमें बहन यानी सिस्टर और ब्रदर सिर्फ या तो स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, या तो ओन ब्रदर एंड सिस्टर, या हाफ ब्रदर एंड सिस्टर, यही 3 ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, बाकी कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है। वो कजन्स कहे जाते हैं, कजन और नॉट ब्रदर एंड सिस्टर। हमारे यहाँ पे कजन के साथ सिस्टर और ब्रदर जोड़ दिया गया है जानबूझ करके, ताकि वो कंफ्यूज करे। बिकॉज कजन से आप शादी कर सकते हैं, आप ब्रदर और सिस्टर से शादी नहीं कर सकते। इवन क्रिश्चियनिटी में भी और जुडाइज्म में भी कजन मैरिजेस आर अलाउड, बिकॉज कजन्स आर नॉट ब्रदर एंड सिस्टर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो जुडाइज्म का नेशन था वो एक्सक्लूसिव था, वो कन्वर्टेबल नहीं था, वो किसी को कन्वर्ट करने में विश्वास नहीं करता था, उसकी टेरिटोरियल एम्बिट भी नहीं थी। उसका प्रॉमिस लैंड सिर्फ और सिर्फ जो था वो इजराइल में था, जो माउंट सिनाई के पास का एरिया है। उस आप ये समझ लीजिए, बाल्फर कमेटी जब बनी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जब से ये बात शुरू होनी हुई कि भाई जूस को उनका अलग, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जूस को उनका अलग लैंड दिया जाए,
तो बाल्फोर कमेटी ने उनको कहा था कि ठीक है, जो जूस हैं यूरोप के, उनको बोला आप युगांडा में एक लैंड ले ले। उन्होंने कहा हम युगांडा में लैंड क्यों ले, जब हमारी किताब में मेंशन्ड है वो जगह, पर्टिकुलरली उसका नाम इजराइल है, वो वहां पे है मिडिल ईस्ट में, वो जगह हमको दीजिए। और वो जगह उस समय ऑटोमन अंपायर जब 1919 में हार गया था ब्रिटेन से, तो 1999 के लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत ऑटोमन अंपायर के डिसमेंबरमेंट के बाद से जो इजराइल और पैलेस्टाइन का उस समय नाम था, वो जो एरिया था वो ब्रिटिश उसमें आ चुका था, प्रोटेक्टोरेट कहते थे उसको लीग ऑफ नेशन के अंदर में, मैंडेट। हाँ मैंडेट, यूनाइटेड नेशन चार्टर में प्रोटेक्टोरेट कहते हैं, लीग ऑफ नेशन में मैंडेट कहते थे। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी सर। तो अब पॉइंट ये कि ये जो नेशन है ये नहीं प्रोलिसिटाइजेशन में विश्वास करता। तो आप अगर आप ये कह रहे हो कि प्रॉफिट मोहम्मद की बात उसी अल्लाह से हुई जिसने यहूदियों से बातचीत की, तो आपको कई चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे अगर आप ये भी कह रहे हो कि जीसस क्राइस्ट इज अ वैलिड प्रॉफिट, वो भी भगवान के भेजे हुए दूत थे। प्रॉफिट जीसस के जो मैसेजेस हैं, जैसे उनको कहा गया कि तुम पानी को वाइन में कन्वर्ट करो, लेकिन 600 साल बाद गॉड ने वाइन को हराम डिक्लेयर कर दिया। कहने का मतलब यह है कि जो इस्लामिक नेशन है ये जुडाइज्म वाला नेशन नहीं है, ये नेशन है ही नहीं, क्योंकि जुडाइज्म का नेशन प्रोसिलिटाइजेशन का नेशन नहीं है। आप अगर ये सोचोगे कि हम पूरी दुनिया को अपने फोल्ड में ले लें, उनका कल्चर मिटा दें, उनकी भाषाएं मिटा दें, उनके जीने बहने का तरीका, क्योंकि भारत का मुसलमान तो इतना कंफ्यूज और अजीब सी सिचुएशन में है कि वो समझता है कि बिंदी लगाना, साड़ी पहनना या इंडियन लाइफस्टाइल से रहना उसको इस्लामिक ट्रेडिशन या इस्लामिक नेशनहुड से बाहर करता है। उसको पता ही नहीं है इस्लामिक बनाता क्या है, उसको उस सर्च में है, वो कपड़े ढूंढ रहा है कि भाई अचकन है, शेरवानी है, या ये पठानी सूट के ऊपर कोट है। वो तब से आप बता दीजिए सर, यूपी का मुसलमान है वो शेरवानी और अचकन को अपना इस्लामिक ड्रेस समझ रहा है। पाकिस्तान का जो है वो जी सलवार सूट और उसके ऊपर जो है जी कोट को वो अपना जो है मुसलमान की आइडेंटिटी समझ रहा है। लेकिन वही जब आप चले जाएं अफगानिस्तान में उनका कुछ और हो जाता है, आप चले जाएं अरेबिया में उनका तो क्लोक अलग हो जाता है, इंडोनेशिया में अलग हो जाता है, तुर्की में अलग हो जाता है, सेंट्रल एशिया में अलग हो जाता है। तो कहाँ है नेशन? ये नेशन इज नॉट समथिंग दैट वो अरेबिया, अरे वो ओल्ड टेस्टामेंट वाला नेशन है, ये अरबिक कॉलोनाइजेशन है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप किसी के गॉड को अलग कर दो, अच्छा ये भी कहना कि ये सबका गॉड है, सारे गॉड एक है जी, ये कतई गलत है। सारे गॉड एक नहीं है, क्योंकि जो वेद का गॉड है, क्योंकि भाई इंडिया में भी तो क्लेम यही है ना कि ये वेद का गॉड, वेद जो है वो गॉड का श्रुति है, यानी गॉड के वर्ड है, क्लेम तो यही है ना जी। चले अगर ये वेद भी गॉड, वर्ड ऑफ गॉड है, तो वेद में भगवान ये मैसेज दे रहे हैं कि एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, सत्य एक है, विद्वान जन उसको अलग अलग तरीके से बताते रहेंगे। अब इसका तीन इसके कॉन्सिक्वेंस हुए। नंबर वन कि वो गॉड को एक नहीं कह रहा, वो सत्य को एक कह रहा है। सत्य साइंस हो सकता है, संत एथिज्म हो सकता है, सत्य गॉड हो सकता है, फेथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा वो कह रहा है कि विद्वान जन इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं, यानी कि विद्वान जन कभी आना बंद नहीं होंगे। वो विद्वान जन अपनी एबिलिटी के दम पे, अपनी विद्वता के दम पे सत्य का जो डिस्क्रिप्शन है, सत्य की जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो आपको समय समय पर देते रहेंगे। कभी श्री कृष्ण आ जाएंगे, कभी बुद्धा आ जाएंगे, कभी जीसस आ जाएंगे, कुछ भी, अगर भारतीय ट्रेडिशन से जुड़े तो। हालांकि जीसस हम लोग को नहीं मानते, लेकिन हम भारतीय ट्रेडिशन से उनको अपना मान सकते हैं, हमारी डेफिनेशन में वो फिट बैठ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे गॉड का मैसेज है कि भगवान जो सत्य है वो एक है, उसके कई रूप हो सकते हैं। लेकिन जो मोसेस का गॉड है वो ये नहीं कह रहा कि भगवान एक है और उसको कई तरीके से, वो कह रहा है एक ही है, उसका नाम है अल्लाह या यहोवा या जो भी है, और उसके अलावा सारे भगवान झूठे हैं, बातिल है, हक नहीं है। तो ये दोनों गॉड जी। अच्छा, थोड़ी सी डिस्कशन शायद हमारी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो गई। अगर इंडिया पे हम इसको लागू करें कि टू नेशन थ्योरी जो है मुसलमानों को उस वक्त याद नहीं आई जब उनकी हुकूमत थी, जब मुसलमान बादशाह हुकूमत करते थे। बहुत से लोगों ने ये पॉइंट उठाया है, और बाकी मुल्कों में भी आपको टू नेशन थ्योरी सुनने को नहीं मिलती। कोई बंदा मोरक्को से लेके मेरे ख्याल इंडोनेशिया तक कोई इसकी बात नहीं करता। सर तो सिवाय इंडिया के
क्या मैं कहीं और भी टू नेशन थ्योरी की मैं बात हुई? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल उनको याद थी टू नेशन थ्योरी, जब मुसलमानों की हुकूमत थी। औरंगजेब के फरमान आए कि मंदिर तोड़ दो, इनके स्कूलों को तोड़ दो। आप मासीर आलमगीर पढ़ लें। मासीर आलमगीर का जो 12th और 13th ईयर का रीन है, उसने कहा कि जो टट्टा, मुल्तान, बनारस, लाहौर, इसके जो ब्राह्मण थे उनसे प्रभावित होकर मुसलमान जो है वो वैदिक लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट कर रहे थे। उसने कहा ये झूठी और घटिया किताबें बताते हैं, इनके स्कूलों को तोड़ो, इनके मंदिरों को तोड़ो। तो टू नेशन थ्योरी क्या है कि इस्लाम की, जब हमने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया तो मेरा नेशन अलग हो गया। और वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि वो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अब क्या कन्वर्ट, भाई तुम कन्वर्जन की बात करते हो, क्या कन्वर्ट कर दोगे? अपनी हिस्ट्री, अपनी ज्योग्राफी, अपनी भाषा, अपनी मोरालिटी, अपना खान पान क्या कन्वर्ट कर दोगे तुम? भाई कन्वर्जन तो जैसे बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, वहां कन्वर्जन पॉसिबल है कि भाई पहले मैं ये मानता था कि भगवान होते हैं, अब मैंने जी मान लिया बुद्धिज्म की भगवान नहीं होते, भगवान तो नॉनसेंसिकल आइडिया है, तो मैं बुद्धिज्म के पाथ पे चला गया। वो कन्वर्जन पॉसिबल है। लेकिन भगवान बुद्ध मुझसे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ये जो इंडियन लाइफस्टाइल है, जो शादियों का तरीका है, जो विधि विचार से शादियां होती हैं, जो खाना खाते हो, या जो तुम्हारे एडॉप्शन के, इनहेरिटेंस के, सक्सेशन के लॉज हैं, वो सारे चेंज हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा यार ये जो वैदिक आइडिया ऑफ बर्थ, रिबर्थ है और गॉड है, ये सब गलत है, ये सब कुछ होता होता नहीं है। जो जिंदगी है वो यही है, पेन है। उन्होंने लीगल सिस्टम कैंसिल नहीं किया, वो फिलोसॉफिकल और मेटाफिजिक्स ऑफ द उसकी बात कर रहे थे। उन्होंने कभी इंडिया के बाकी कल्चर को, साड़ी को, कपड़ों को वो नहीं किया। जी नहीं, अभिषेक जी देखिए, टू नेशन थ्योरी क्या है, ब्रीफली अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए कि मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं से इतने डिफरेंट हैं, इतने डिफरेंट हैं कि हम उनके साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। तो ये आइडिया जो है, जब मुसलमान हुकूमत कर रहे थे उस वक्त नहीं आया। हिंदुओं के लिए जो भी मुश्किलात उन्होंने पैदा की, जो भी ह्यूमिलिएशन की, लेकिन ये नहीं कहा कि हम इनके साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, हमारा अलग मुल्क होना चाहिए। यानी हिंदुओं को किसी अलग कोने में नहीं धकेला कि ठीक है भाई तुम जाओ नेपाल वाली साइड पे चले जाओ और हम जो हैं इधर बाकी पे हुकूमत करेंगे और ये प्योर मुस्लिम हुकूमत होगी, मुस्लिम ही यहाँ के बाशिंदे होंगे, मुसलमान ही सब्जेक्ट कह लें, सिटीजन कह लें, वो होंगे। तो सर यानी आपको वो सेपरेशन जो थी वो नहीं थी उसमें। लेकिन 40s में जाके मुसलमानों को टू नेशन थ्योरी का ख्याल आया। कुछ लोग कहते हैं कि सर सैयद ने ये दिया, कुछ कहते हैं नहीं, जी मैं किसी और ने दिया। सो सब उसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन, हु इज द फाउंडर ऑफ द टू नेशन थ्योरी। फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी इज मोसेस का गॉड, जो कह रहा है कि मैं तुम्हारा गॉड हूं, बाकियों का गॉड नहीं हूं, और उनके गॉड गलत है। यू आर माई पीपल। बट डू द जूस टॉक ऑफ द टू नेशन थ्योरी द वे वही मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डू? दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका जो नेशन का आइडिया था वो फिर बोरो कर लिया क्रिश्चियनिटी ने, और वो फिर बोरो किया इस्लाम ने, उसको अपने कलेवर का कॉलोनियलिज्म के नाम पे उन्होंने फैलाना शुरू किया। जब जूस के गॉड ने तो कभी नहीं कहा था जाओ और गॉड को फैलाओ, पर इस्लाम का गॉड तो कह रहा है ना कि तुम्हें लड़ना है कुफार से। जब मुसलमान राज कर रहे थे तो उनकी कंडीशन थी कि टू नेशन थ्योरी इज एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, इन द सेंस कि जब हम रूल कर रहे हैं, जब तक हम जजिया लगा रहे हैं, तब तक वो सब टू नेशन थ्योरी के अंदर। वो ये कह रहे थे कि हम यहाँ माइनॉरिटी हो जाएंगे इसलिए हम नहीं रह पाएंगे। तो अगर वो पॉलिटिकल पावर में भी, वो कोई ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने इंडियन लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट कर लिया था। मंदिरें तोड़ा उन्होंने, सब कुछ तोड़ा, इसको वो टू नेशन थ्योरी मान रहे थे ना। अगर वन नेशन होता तो भारत की कल्चरल, भारत का कल्चर, भारत की परंपराओं का उन्होंने आत्मसात कर लिया होता, उसको स्वीकार कर लिया होता, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता। वो नहीं किया उन्होंने। सो वो दे ऑलवेज रन बाय द टू नेशन थ्योरी कि मेरा गलत है, तुम्हारा मेरा सही है, तुम्हारा गलत है। ये जो आइडिया था वो मैं वही कह रहा हूं कि जुडाइज्म के नेशंस को, नेशन दुनिया का सिर्फ एक है, और मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, दुनिया में सिर्फ एक नेशन है, उसका नाम है जुडाइज्म। बाकी कोई नेशन नहीं है। बाकी सब या तो एथनिसिटी है, या तो सिविलाइजेशनल है, या तो प्लूरलिटी है। बाइबल में, कुरान में और वेद में एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है कि वेद ने भी, वो वेद ये नहीं कहता कि तुम शिव जी है जो हमारे लीनियज से निकले हुए। वेदिक थ्योरी के अंतर्गत में कई सोसाइटियां आई, माइराइड काइंड ऑफ लोग आए, काले, पीले, भूरे, नीले, हर तरीके के लोग इस सोसाइटी, इस बुक के अंदर में रहने को, अपने जीवन बिताने को तैयार हुए। तो ये कोई नेचरहुड की बात नहीं थी कि तुम्हारा कल्चर, खान पान, भाषा, इसके आधार पे हमसे जुड़ो। जबकि वहां पे मोसेस का गॉड कह रहा है कि मैं तुम्हारे पर्टिकुलर लोगों का गॉड हूं,
मैं फेरो का गॉड नहीं हूं, मैं इजिप्शियंस का गॉड नहीं हूं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो नेशनहुड है वो दुनिया में, यूएस फ्रेंच नेशन नहीं है, ब्रिटिश नेशन नहीं है, वो नेशन वर्ड यूज करते हैं इन ऑर्डर टू परपेचुएट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग को एग्जिस्टिंग टुगेदर बिब्लिकल। अदरवाइज वो वर्ड सोसाइटी है, ब्रिटेन सोसाइटी है, फ्रेंच सोसाइटी है। हमारे यहाँ जैसे होता है ब्राह्मण समाज की मीटिंग हो रही है, अग्रवाल समाज की मीटिंग हो रही है, जैन समाज की मीटिंग हो रही है जी, बुद्ध समाज की मीटिंग हो रही है जी, रविदास समाज की मीटिंग हो रही है। ये समाज जो है ये आप उसको नेशनहुड कहते हैं। अगर उसका आप वो करें, जैसे राष्ट्र, राष्ट्र नेशन नहीं है, राष्ट्र कॉमनवेल्थ है। इंडिया, जब हम कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कॉमनवेल्थ ऑफ हिंदू। अब हिंदू भी वर्ड जो हमारे लोगों ने अपने लिए वर्ड यूज किया था, वो वर्ड भारतीय यूज किया था, और वो 3,500 साल पहले डिफाइन कर दिया था। तो पॉइंट ये मैं कहना चाह रहा हूं कि नेशन दुनिया में एक है, वो है यहूदी। सिर्फ चूंकि यहूदी कहीं भी जाएगा वो यहूदी रहता, लेकिन जब जर्मन अमेरिका गया तो वो अमेरिकन बन गया, जब फ्रेंच अमेरिका गया तो वो फ्रेंच बन गया, जब ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया गया तो वो ऑस्ट्रेलियन बन गया, जब ब्रिटिश न्यूजीलैंड गया वो न्यूजीलैंडर बन गया, जब ब्रिटिश साउथ अफ्रीकन गया तो वो साउथ अफ्रीकन बन गया। लेकिन यहूदी जो है, दुनिया की इकलौती नेशन है वो यहूदी है। वो कहीं जाए, साउथ अफ्रीका, इंडिया, अमेरिका, यूरोप, वो यहूदी रहता है। द ट्रू नेशन इन द वर्ल्ड इज यहूदी जी। अच्छा अभिषेक जी, तो क्या आप ये नहीं मानते कि अमेरिकन नेशन या इंडियन नेशन कोई चीज है? तो नेशन यहां पे आपने कहा अप्लाई नहीं होता, और सिर्फ जूस पे नेशन का लफ्ज अप्लाई होता है। यस, अब जैसे जनरल जैकब थे, ही वॉज एन इंडियन, ही वॉज यस, जूइश बट ही वॉज एन इंडियन। यस। तो उसको इसराइल ने भी कहा कि आप आ जाओ इधर, सिटीजनशिप ले लो, लेकिन उसका नहीं, मैं इंडियन हूं। तो ही प्रेफर टू डाई एंड बी बैरिड इन इंडिया। तो वो फिर इसराइल क्यों नहीं गए, अगर वो नेशन यानी जूइश नेशन पे यकीन रखते वो थे? जूइश नेशन का उन्होंने कभी कैंसिल नहीं किया ना कि हम जूश नहीं हो गए, आई एम एन इंडियन ऑल्सो। हम्म। क्योंकि इंडिया जो थी वो ये लेटरल प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी नेशन को, यही तो मैं कह रहा हूं वेद की खूबसूरती ये थी। वेद ने नेशन बनाया ही नहीं, नेशन तो होमोजेनिटी का नाम है ना सर। हम्म। वेद होमोजेनिटी को नहीं प्रमोट करता, वेद हेट्रोजेनिटी को प्रमोट करता है ना। हम्म। माइराइट काइंड ऑफ पीपल। आप देखिए, इसीलिए धर्म क्या है, राजा हिंदू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा मुसलमान हो फर्क नहीं पड़ता, राजा क्रिश्चियन हो, उसका धर्म वही रहने वाला है। तो वो ये मायोपिक आइडियाज में जाता ही नहीं कि ग्रुप ऑफ पीपल से वो लोगों की आइडेंटिटी को प्रोवाइड करे। वो डिस्क्रिप्शन है, इसीलिए मैं, वेद डिस्क्रिप्टिव है। वेद जो है ड्यूटी को डिस्क्राइब करता है, वेद जो है एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है। वो जैसे ब्राह्मण एक डिस्क्रिप्टिव आइडिया है, प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया नहीं है। ब्राह्मण कर्म के बेस पर है, जो ये कर्म करेगा वो ब्राह्मण होगा, भले वो मुसलमान भी क्यों ना हो। अगर वो शिक्षा में है, रिसर्च करता है, वो ब्राह्मण है। आप अगर मुसलमान हैं पर आप कुछ नहीं करते हैं, आप जो है सर्विसेज के सेक्टर में, मतलब कुछ नहीं का मतलब आप अगर रिसर्च का काम नहीं करते हैं, आप सर्विसेज के सेक्टर में आप शूद्र हैं। आप अगर सोल्जर हैं तो आप क्षत्रिय हैं। ये तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सोसाइटी। आप नेशन वर्ड तो यूज करने को तैयार हो, लेकिन आप जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय का यूज करने को नहीं तैयार हो। ये तो कभी नहीं कहा गया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय किसी गॉड के मानने से आता है। ये डिस्क्रिप्शन है ऑफ अ ड्यूटी, ऑफ अ एक्टिविटी, और ऑन दैट बेसिस अ नेशनहुड इज गॉड। अगर आप नेशनहुड की डिस्क्रिप्शन ये है कि पीपल फॉलोइंग सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, सेम लाइफस्टाइल, इफ दे आर नेशन, फिर क्षत्रिय भी उस हिसाब से नेशन नहीं बचते। क्योंकि क्षत्रिय के लिए कोई ये नहीं है कि वो एक भाषा बोले। क्षत्रिय तो उर्दू भी बोल सकता है, फ्रेंच भी बोल सकता है, हिंदी भी बोल सकता है। जो भी वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होगा वो क्षत्रिय है, वॉरियरशिप की। तो बॉटम लाइन मैं ये कह रहा हूं कि नेशन जो सर वो है, वो एक बहुत ट्यूमिल्टियस कॉन्सेप्ट है। नेशन दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यहूदी है, बाकी कोई नेशन नहीं है। अरब्स को अगर आप देखें तो अरब अपनी नेशनहुड में, अगर आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें, कई रिलीजन उनके यहां आते हैं, ठीक है ना। तो अरब का गॉड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जूस का गॉड से लेना देना है। जूस बनने के लिए आपका उस गॉड से कनेक्शन जरूरी है जो मोजेस का गॉड है, लेकिन अरब बनने के लिए आपका उस गॉड से कनेक्शन होना जरूरी नहीं है जो मोहम्मद का गॉड है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि अरब एक क्रिश्चियन भी हो सकता है, अरब एक जूस भी हो सकता है। तो पॉइंट मैं आपसे क्या ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे अब हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, चूंकि वो राष्ट्र का ट्रांसलेशन नेशन कर देते हैं और वो नेशन को होमोजेनिटी समझते हैं, और चूंकि उनके नेशन की कैंसिल है कि वो कहता है मैं सही हूं बाकी गलत है, तो वो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में भी यही है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हिंदू सही है बाकी सब गलत है। ऐसा ये हिंदू राष्ट्र है ही नहीं। तो राष्ट्र का जो सही डेफिनेशन होगा वो कॉमनवेल्थ होगा। राष्ट्र का सही डेफिनेशन नेशन नहीं हो सकता।
मेरे हिसाब से नेशन का सही डेफिनेशन, सही ट्रांसलेशन समाज हो सकता है एट द मोस्ट, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं हो सकता। ब्रिटिशर्स ने भी देखिए, जब ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाई उसको वो कॉमनवेल्थ कहते थे। इवन इंग्लैंड की जो पॉलिटी को डेवलप किया गया, उनके जो स्कॉलर्स ने किताबें लिखी उसको वो कॉमनवेल्थ कहते थे। आप किताबें पढ़ लें, जो उनके कॉमनवेल्थ करके एक किताब भी लिखी हुई है, उनका मैं नाम भूल गया हूं, मैं अभी आपको बता देता हूं। वो बड़ा अच्छा किताब, उनके बड़े अच्छे वो ऑथर हैं, उनका नाम मेरे। लेकिन डॉक्टर साहब, आज की दुनिया में जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो तो यही है ना कि फर्ज करें कि चाइना में कुछ लोग आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई आपकी नेशनैलिटी क्या है, ठीक है, वो कहता है जी मैं फ्रेंच हूं, मैं अमेरिकी हूं, मैं ब्रिटिश हूं, मैं वो गलत वर्ड है, जर्मन हूं। सिटीजनशिप होना चाहिए ना। द जी, वर्ड इज सिटीजनशिप, नेशनैलिटी इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। दे आर नॉट, दे शुड नॉट बी। ब्रिटेन में एक इंडियन रहता है, उसकी नेशनलिटी इंडियन है, उसकी सिटीजनशिप ब्रिटिश है। नेशनैलिटी जो है आज के दुनिया में इसी सेंस में यूज किया जाता है ना जी, व्हाट वो इज योर गलत यूज हो रहा नेशनैलिटी। है ना सर, वो गलत यूज हो रहा है। चले, गलत यूज हो रहा है। तो ये बताइए, क्या वीर सावरकर ने टू नेशन थ्योरी की सपोर्ट की थी? वाज ही इन फेवर ऑफ द टू नेशन थ्योरी? जी, वीर सावरकर जो है, मैंने उनकी किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन वीर सावरकर साहब का मेन कहना ये था कि आई एम, अगर वो आप हिंदू हो, अगर आप एक भारतीय हो, अगर आप एक वैदिक हो, तो वेद तो आपको सिखा रहा है कि भैया वसुधैव कुटुंबकम। वेद तो दिखा रहा है कि सब ह्यूमैनिटी एक बराबर है। तो वो ये कहते हैं कि अगर तुम मुझसे ऐसे बात करोगे तो आई एम ए यूनिवर्सल मैन। वीर सावरकर बेसिकली एथीस्ट थे, गॉड भी नहीं मानते थे। मगर वो एक रिएक्शन में, जब सर सैयद अहमद खान की किताबें जब लिखी जाती हैं, वो बार बार कि हम मुसलमान हैं, हम कौम हैं, हम यहाँ से अलग हैं, हमको अलहदा बनाना है, जब आप ये पढ़ते हो तो एक रिएक्शन में यहाँ का आदमी भी फिर लिखने लगता है ना कि यार तुम हम में से नहीं हो, तो फिर हम भी तुम में से नहीं है। फिर तो ये बात तो उनकी कोई गलत नहीं है ना। आप देख लीजिए पाकिस्तान की आर्मी का मोटो क्या है, वो कहते हैं जी हम खाना काबा के लिए अपनी जान देने को तैयार है, जबकि वो उनका टेरिटोरियल एम्बिट नहीं है। आप सऊदिया में होने वाले, जैसे कोई हिंदू हो, मान लीजिए वो नेपाल का हिंदू है, वो कभी नहीं कह रहा कि हम काशी विश्वनाथ के प्रोटेक्शन के लिए जी अपनी जान देने को तैयार है, और हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो उसकी सेवा में लगी रहेगी, अपनी कंट्री के भी इंटरेस्ट के ऊपर में। हालांकि मैं नेपाली और हम लोग एक ही लोग हैं, चूंकि एनीवेज। तो पॉइंट मेरे ये कहने का मतलब है कि आप पाकिस्तान की आर्मी की लॉयल्टी कहाँ है? वो कह रहे हम खाना काबा बचाएंगे, तो वो ये नहीं कह रहा कि हम अपने यहाँ के मंदिरों को बचाएंगे, अपने यहाँ के मस्जिदों को बचाएंगे। सर मैं देखिए आपसे यही कह रहा था कि कन्वर्टेड कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए ब्रिटेन ने सेक्युलरिज्म दिया था। सेक्युलरिज्म को समझना पड़ेगा, सेक्युलरिज्म से ही नेशन स्टेट का जन्म होता है। नेशन स्टेट बिना सेक्युलरिज्म के नहीं पॉसिबल है, वरना वो होली रोमन एम्पायर में रहेंगे वो। तो नेशन स्टेट होता क्या है कि जब आप बाइबल में से पॉलिटिकल, बिकॉज बाइबल कंप्लीट कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, कंप्लीट बुक ऑफ लाइफ है भाई, उसके आगे उसके बियॉन्ड आपके अंदर कोई पावर बचती नहीं है किसी भी आदमी के लिए। सो रेबाई पावरफुल हो जाते थे या पैस्टर पावरफुल हो जाता था। तो यूरोप में फिर ये जो किंग की ड्यूटी है वो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती थी ना सर। किताब का नाम लेविथन है, हॉब्स ने किताब लिखी थी, किसी को पढ़ना चाहिए लेविथन क्या है। मैं ये कह रहा था सर कि अब आप देख लीजिए ना, नेशन और सिटीजनशिप के कंसेप्ट में ही हम लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। दुनिया की सारी जो नेशनैलिटी जो है वो इसलिए यूज की जाती है क्योंकि वो नेशन स्टेट से आता है, और नेशन वर्ड यूरोप ने यूं उठाया कि वो होमोजीनियस काइंड ऑफ पीपल विद सिमिलर हैबिट एंड कल्चर को वो नेशन वर्ड यूज करते हैं। हमारे यहाँ उस हिसाब से ब्राह्मण भी एक नेशन नहीं बन सकता, क्योंकि तमिल ब्राह्मण, तेलुगु ब्राह्मण, नॉर्थ का ब्राह्मण, बिहार का ब्राह्मण, कश्मीर का ब्राह्मण, ये सब अलग अलग है, भाषाएं अलग है, उनके खान पान अलग है। बंगाली ब्राह्मण, मैथिली ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण, ये सारे के सारे नॉनवेज खाते हैं, मीट खाते हैं। लेकिन आप साउथ के ब्राह्मण को देख लें या आप हमारे यहाँ के ब्राह्मण को देख लें, वो मीट नहीं खाते। इन सब की लैंग्वेजेस अलग है। तो बॉटम लाइन मेरे कहने का क्या मतलब था सर कि नेशन जो है वो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नेशन और सिटीजन को लेकर के, क्योंकि जो नेशन स्टेट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, नेशन स्टेट का सिंपल मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। क्योंकि आप जब नेशन बनते हो तो यूरोपियन लोगों ने ये कहा, यूरोप का रीऑर्गेनाइजेशन था, यूरोपियन रीऑर्गेनाइजेशन को ही नेशन स्टेट कहा जाता है।
उसे अच्छा अगर आप देखिएगा तो इंडिया में नेशन स्टेट है, ये सारे 28 जो है ये नेशन स्टेट है, लेकिन चूंकि आइडिया ऑफ इंडिया इतना प्रीडोमिनेंट बना दिया गया है ऊपर 5,000 10,000 20,000 साल से कि ये नेशन स्टेट इस इंडियन आइडेंटिटी के आगे दबने को तैयार है। आप समझ रहे हैं, जैसे ये बिहार है एक नेशन स्टेट है, पंजाब है एक नेशन स्टेट है इन द स्ट्रिक्ट सम, लेकिन ये सारे सॉवरेन है, यही ईयू बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही यूरोपियन यूनियन बनाना चाहते हैं, उनसे नहीं बन रहा है क्योंकि ये हमें समझा रहे थे अंग्रेज कि तुम एक नहीं रह पाओगे, इनको वेदों की शक्ति का पता नहीं था। हमारे यहाँ के नेशन स्टेट जो है उनमें किसी नेशन स्टेट की लाइफ गारंटीड नहीं है। आर्टिकल 3 और 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि किसी भी स्टेट की टेरिटरी को पार्लियामेंट यूं तोड़ ताड़ देगा और उनको जो है अलग अलग स्टेट में बना देगा। और इसका एग्जांपल मैंने पिछली बार दिया था, इस बार दे रहा हूं। जम्मू एंड कश्मीर इतना होने के बाद, इतना ज्यादा इंसर्जेंसी इस्लामिक अलगाववाद होने के बाद भी जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बना दिया स्टेट ने, क्यों तक नहीं किया किसी ने। सब कॉन्शियसली ये इंडियन है। और जो मेन लैंड है, जब मतलब मेन लैंड मतलब जो बाकी है जो अपने आप को भारतीय स्वीकार करते हैं, उनसे पूछो देश बड़ा या रिलीजन बड़ा या प्रदेश बड़ा, कोई नहीं कहेगा प्रदेश बड़ा या रिलीजन बड़ा, वो कहेगा देश बड़ा। ये सिखा दिया गया है यहाँ पे कि देश से बड़ा कुछ नहीं है, तो वो भारत की आइडेंटिटी के नीचे सब रहते हैं। इसीलिए आज तक भारत की सुप्रीम कोर्ट ये बात नहीं कह पाई कि हम एक फेडरलिज्म है, नहीं कह पाई, क्योंकि हम फेडरल हैं ही नहीं। हम फेडरल, हमारा फेडरलिज्म हमारे तरीके का फेडरलिज्म है, क्योंकि सारे दुनिया के फेडरलिज्म है ये टॉप जिसे कह लीजिए अप डाउन मॉडल है कि वो नीचे से पावर ऊपर जाती है, हमारे यहाँ ऊपर है। अच्छा अभिषेक जी, इस वक्त दुनिया में तकरीबन 200 मुल्क हैं, उनमें से आपके ख्याल में कितने हैं जो नेशन स्टेट्स हैं और कितने हैं जिनको आप नेशन स्टेट नहीं समझते? जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस से चलते हैं दे आर ऑल नेशन स्टेट। बट जो नेशन की डेफिनेशन यूरोप में लगाई गई कि सर्बिया एक नेशन है, ये फ्रेंच नेशन है, जर्मन नेशन है, इटालियन नेशन है, और हर नेशन का स्टेट होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उसी हिसाब से मिलेगा, वो नेशन स्टेट हर जगह नहीं एग्जिस्ट करती। दुनिया में 3 तरीके के स्टेट है सर। एक है ऑर्गेनिक स्टेट, ठीक है ना, जिनका नेशन और स्टेट एक साथ ही ग्रो हो रहा था। स्टेट का मतलब क्या है? द पब्लिक पावर टू गवर्न देमसेल्व्स। तो आपका कल्चर ही आपके पब्लिक पावर को क्रिएट करता चला जाता है। तो वो ऑर्गेनिक स्टेट है, इंडिया हो गया, जापान हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अफ्रीका के कंट्रीज, ये सारे ऑर्गेनिक नेशन स्टेट है। मैं आप अगर नेशन होमोजेनिटी को कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। उसके बाद आते हैं सेटलर्स स्टेट, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारे इमिग्रेंट बेस्ड सेटलर्स स्टेट हैं, क्योंकि जो लोकल यहाँ के एबोरिजिन्स थे उनका स्टेट उस नेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करता। अमेरिका किसी भी आधार में नेशन स्टेट नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ का जो ओरिजिनल नेशन है उसको तो उन्होंने मार पीट के अपाचे हो गए, दूसरे जो हो गए, सब खत्म कर दिया उन्होंने। तो वो इमिग्रेंट स्टेट है, वो नेशन स्टेट नहीं है। अमेरिका का नेशन क्या है? अमेरिका का तो कोई नेशन नहीं बचा ना। अब वो नेशन बिब्लिकल होने के नाते वर्ड यूज कर रहे हैं, बट अमेरिका इज नॉट अ नेशन फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। पाकिस्तानी भी अमेरिकन है, इंडियन भी अमेरिकन है, नेपाली भी अमेरिकन है, चाइनीज भी अमेरिकन है, इटालियन भी अमेरिकन है, स्कॉटिश भी अमेरिकन है, ये जो ट्रंप है ये जर्मन अमेरिकन है। तो नेशन तो नहीं है, अमेरिका तो नेशन स्टेट नहीं बनता, कनाडा नेशन स्टेट नहीं बनता। ये इमिग्रेशन बेस्ड स्टेट है, ये सेटलर्स कंट्री है, ये ऑर्गेनिक कंट्रियां नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम इंडिविजिबल नेशन है, अमेरिकन नेशन है। वो कुछ भी कहते रहे, कहने के भाई वो देखिए, यूरोपियन जब तक वहां पे रहेंगे तो वो उस जिस यूरोपियन आइडेंटिटी के नाम पे तो इकट्ठे रहेंगे ना। लेकिन आप ये कह लें कि वो आप क्या, मेक्सिको उनका इंडिविजुअल नेशन है, मेक्सिकन अपने आप को, मेक्सिकन नेशन और यूरोपियन नेशन एक है। मेक्सिको के लोग उसको मेक्सिको नहीं बोलते, मैं वहां जब था मुझे पता चला उसको मेक्सिको बोलते हैं वहां के लोकल लोग, वो मेक्सिको है, हम लोग उसको मेक्सिको बोलते हैं। मेक्सिकन आर इंटायरली डिफरेंट, वो बेसिकली हमारी तरह के कलर के लोग, ब्राउन होते हैं, वो लोग व्हाइट नहीं है, वो सारे ब्लॉन्ड, उनमें कोई भी नहीं होता है, ब्लैक हेयर होते हैं। तो नेशन स्टेट सर वो हैं जो ऑर्गेनिक थे। इंडिया को अगर आप कहना चाहें तो नेशन स्टेट कह ले, ये सिविलाइजेशनल स्टेट है, चाइना सिविलाइजेशनल स्टेट है, क्योंकि इन्होंने माइराइड काइंड ऑफ पीपल इनके अंदर में रहे। हमारी कोई एक नेशन हो ही नहीं सकती। हमसे कोई कहे कि तुम्हारी अपनी भाषा बताओ, भाई मेरी भाषा तमिल है, मेरी भाषा तेलुगु है, ये हाँ, एक यूनिफाइंग लैंग्वेज थी संस्कृत। इसीलिए जो इंडिया से हेटरेट करते हैं उन्होंने संस्कृत को लोगों के दिमाग में बैठा दिया कि संस्कृत का मतलब है ब्राह्मणाइजेशन, सेफ्रनाइजेशन, संस्कृत को तोड़ो।
क्योंकि संस्कृत वो भाषा है जो पूरे इंडिया में लेंथ एंड ब्रेथ को जोड़ सकती थी। अब वो काम आज की डेट में इंग्लिश कर रहा है। लेकिन इतनी भारत की सारी भाषाएं हैं सर, भारत में इतनी भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, बंगाली, ये कन्नड़, उड़िया, मणिपुरी, सब क ख ग घ से चलती है, सब क ख ग घ से चलती है। आप किसी तमिलियन से बात कीजिएगा, बोलिएगा भैया अपना जरा लेटर बताओ और कॉन्सोनेंट्स और अल्फाबेट बताओ, बोलेगा अ आ इ ई उ ऊ। और हिंदी का क्या है अ आ इ ई उ ऊ, तेलुगु का क्या है अ आ इ ई, बंगाली का क्या है अ आ इ ई, सबके सेम है, पर भाषाएं इनसे अलग अलग बनी है, बट रूट सबका क ख ग घ होगा। इवन तिबेटियन सर, इसीलिए हम लोग का नाराजगी है, तिबेटियंस इंडियन बनना चाहते थे लेकिन उनको बनने नहीं दिया गया। तो भारत के अम्ब्रेला में आप तिबेटियन और इंडियन दोनों बने रह सकते हो। ये भारत आपको ये जो लेटरलिज्म है, ये जो फ्रीडम है वो प्रोवाइड करता है। तो इसलिए भारत नेशन स्टेट नहीं है, भारत सिविलाइजेशनल स्टेट है। ये आपको एक नई कैटेगरी बनानी पड़ेगी एक्सप्लेन करने के लिए। जी, इस वक्त कितनी सिविलाइजेशनल स्टेट्स होंगी? इजिप्ट को उसमें आप शामिल करेंगे? इजिप्ट चाइना, सिविलाइजेशनल है, इंडिया? अरब सिविलाइजेशनल है, सब सिविलाइजेशनल है। These all are civilizational countries. Civilized, देखिए सर, लॉ क्या होता है? ये पब्लिक पावर, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पब्लिक पावर है ना सर। कौन लोग थे जो भारत के लोग जब एक समय रहते 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 उनको ये जरूरत पड़ी होगी ना गवर्नेंस की। हमारा कल्चर ही हमारा गवर्नेंस बना। शादी क्या है? शादी ही कॉन्स्टिट्यूशन है। शादी का मतलब वह लॉ जो मेन एंड वुमेन के सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव राइट्स और दूसरे जो राइट्स है उसको गवर्न करेगा। यही काम तो स्टेट का ना। कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है? लॉ बनाने की पावर ना। तो जब आप अपने कस्टमरी लॉज क्या है, आप डाइसी को पढ़ें, डाइसी की जो किताब लिखता है कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी में, वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। वो रूल ऑफ लॉ का 5वां एलिमेंट बताता है कि रूल ऑफ लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट है कि कस्टम्स एंड कन्वेंशंस are the most biggest law of the land. कस्टम और कन्वेंशन को वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बता रहा है। हमारे भी कस्टम्स और कन्वेंशन ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। शादी करने के तरीके, एडॉप्शंस के तरीके, जो बाकी जो जीवन जीने के तरीके हैं, यही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके थे। तो आपका सिविलाइजेशन ग्रो होने का मतलब ही है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। Your civilization is no different from constitutionalization. Civilization का मतलब ordered way of life के साथ जीने की तरीके को civilization कहते हैं। तो उसमें लॉ की जरूरत पड़ेगी in order to create the order. तो ये जो सिविलाइजेशनल स्टेट है, अरब एंड सिविलाइजेशनल है, उनके लॉ की क्वालिटी क्या है मैं उस पर नहीं बात करता। अच्छा, मैं आपको जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा था, तो रूल ऑफ लॉ एक एक्सक्लूसिव इंग्लिश लॉ की एलिमेंट है। आप अगर कहते हो कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, तो जो उसका रूल ऑफ लॉ है, उसके एलिमेंट ऑफ लॉ और आपका एलिमेंट ऑफ लॉ दोनों सेम नहीं है। तो आप जो रूल ऑफ लॉ में बात करते हो, वहां पे लॉ आप उस सेंस में यूज नहीं कर रहे हो जिस सेंस में डाइसी ने यूज किया था। क्योंकि अरब का रूल ऑफ लॉ और क्रिश्चियन का रूल ऑफ लॉ अलग है। आपको एक बात पता है सर, इंडिया में अंग्रेजों ने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाना शुरू किया, उन्होंने इसको सेक्युलर कंट्री नहीं बनाया, उन्होंने इसको क्रिश्चियन कंट्री बनाया। उन्होंने जो है वो एक्लिस्टिकल स्टेट की स्थापना करी थी। एक्लिस्टिकल चर्च की जो आज भी चर्च ऑफ इंग्लैंड जिसको कहते हैं, वो वहां पर भी है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 अगर आप बोलेंगे, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। उन्होंने इसको जिसे कहते हैं वो क्रिश्चियन कंट्री बना दिया। और उनकी जो एक्लिस्टिकल चर्च की स्टैब्लिशमेंट थी, एक्लिस्टिकल और चैपलिन दोनों उन्होंने स्टैब्लिश किए पैरेलल टू द गवर्नमेंटल सिस्टम। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 तीनों पढ़ लीजिए। आप मुझसे, मैं आपको अगली बार सेक्शंस भी दे दूंगा। और मैं ये कहना क्या चाह रहा हूं सर कि भारत को समझना पड़ेगा, ये लोगों को नेशन स्टेट ये सब समझना पड़ेगा। इस्लाम नेशन कभी नहीं बन सकता इन द सेंस ऑफ जुडाइज्म। दुनिया का एक ही नेशन है जो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता, वो है, उसका नाम है यहूदी। इजिप्शियंस भी अमेरिका जाएगा तो अमेरिकन होगा, लेकिन आप यहूदी को दे। और उसके बाद मुसलमान अब वो बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुसलमान किसी नेशन को मानना नहीं चाहता, हम सिर्फ मुसलमान हैं। इस तरीके से वो ही इज मिमिकिंग जुडाइज्म, क्योंकि जूस अपने जूइश आइडेंटिटी को प्रीमियर रखते हैं। जी, अच्छा अभिषेक जी, आपने पिछले एक शो में कहा था कि जब तक पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी को अबेंडन नहीं कर देता, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। व्हाई डू यू से दैट? मैंने वही कहा ना, अगर वो अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को भाई, ये टू नेशन थ्योरी के कई सब प्रिंसिपल हैं जो समझना पड़ेगा। टू नेशन थ्योरी का पहला सब प्रिंसिपल क्या है?
कुरान इज द सुपीरियर लॉ ऑफ द लैंड। ठीक, कुरान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। आपकी मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी सब कुछ कुरान के नीचे रहेगी, कुरान से ऊपर कुछ नहीं हो सकती। ये फर्स्ट कंडीशन है टू नेशन थ्योरी की। क्योंकि अगर आप टू नेशन थ्योरी को छोड़ते हैं तो फिर आप अपने आप को किसी एक नेशन से तो जोड़ेंगे, तो बचता आपके लिए इंडियन नेशन है। और इंडियन नेशन में ये कहा गया है कि भैया वेद इज द कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट। तो आप या तो वेद और कुरान को रिकॉन्साइल कीजिए, क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो वेद है। अच्छा, अब वेदों को, चूंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वेद है और भारत के ही लोगों ने पार्लियामेंट बना दिया है, जिसके पास अब ये भी पावर है कि वो वैदिक प्रिंसिपल्स को भी अमेंड कर सकता है। जैसे वेद की जो हमारे यहाँ शादी होती है वो वैदिक रीति रिवाज से होती है, उन शादियों में उसका डिसोल्यूशन संभव नहीं है। मैरिजेस अंडर द वैदिक लॉ, वैदिक सिस्टम वर इनडिसोल्यूबल। लेकिन अब हिंदू मैरिजेस एक्ट 1955 बना के उसको, जो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है, स्टेट ने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वो तो वेद से ऊपर चले गए ना, वेदों को अमेंड कर दिया उन्होंने। यही पावर आपको लानी पड़ेगी कि कुरानिक प्रैक्टिस की, कुरानिक मान्यताओं की, कुरानिक वर्सेस को भी जब आप अमेंड करने की पावर रख दोगे तो आप सेक्युलरिज्म की ओर जाओगे। तो मैं ये कहता हूं कि प्रिंसिपल नंबर 1 कि भाई कुरान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, पहले रिलीजन बाद में कंट्री, ये नहीं हो सकता। ये आपको टू नेशन थ्योरी के सबसेट है। दूसरा कि भाई हम इस्लामिक उम्मा से जुड़, हमारी लॉयल्टी अरबिया से है। हमारा जबकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 या कहीं पे लिखा है कि अरब इज आवर, वी विल टीच एवरीवन अरेबिक। क्यों भाई, क्यों सिखाना अरबिक? कुरान को आप पंजाबी में ट्रांसलेट कर लो। अब अगर जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में मार्टिन लूथर ने यह कहा होता कि हम जो है जर्मनी के लोगों को अरमिक सिखाएंगे फॉर सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड बाइबल, उन्होंने उल्टा किया, उन्होंने बाइबल को जर्मन में ट्रांसलेट करके लोगों के बीच में पहुंचा दिया। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे हो कि हम लोगों को अरबिक सिखा देंगे, उनका नेचुरल नहीं है, उनकी मदर टंग नहीं है। तो पॉइंट यह है कि टू नेशन थ्योरी इज अ फॉली, इट इज डिस्ट्रक्टिव, इट इज अनसस्टेनेबल। उसके डॉक्ट्रिनली वो सस्टेनेबल थ्योरी नहीं है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी के अंदर जाना पड़ेगा आपको। टू नेशन थ्योरी तो एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर के आप एटम्स को देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये रेडियो एक्टिव है, ये कभी इकट्ठे रह ही नहीं सकते। तो आप बहुत सारी मान्यताएं हैं टू नेशन थ्योरी के, मुसलमान को पॉलिटिकल पावर में रहना है, ये भी टू नेशन थ्योरी है। अगर एक रूल ये है कि भाई पहले कुरान बाद में सब कुछ, दूसरी थ्योरी है कि मुसलमान हो अगर आप तो आपको पॉलिटिकल पावर में ही रहना है। तभी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मुसलमान के अलावा कोई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर या इस तरीके के पोजीशंस नहीं ले सकता, बिकॉज वो मानते ही नहीं है कि किसी और की पॉलिटिकल पावर के अंडर में मुसलमान रह सकता है। ये टू नेशन थ्योरी है। अच्छा, आपने जो लॉज की बात की, तो अयूब खान ने एक लॉ बनाया था, फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस जिसको कहते हैं, 1963 में। तो उसको बहुत से लोग कहते हैं कि वो कुरान के खिलाफ है, ये हदीस के खिलाफ है, इस्लामिक टीचिंग्स के खिलाफ है। और डॉक्टर असरार ने तो एक दफ़ा इंडिया के मुसलमानों की तारीफ की कि वो ऐसा लॉ नहीं बनने देते, और जैसा कि हमारे यहाँ अयूब खान ने बनाया, और ये इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद इतने अरसे से चल रहा है। मैं तो हमारे यहाँ भी जी सुनिए सर, कस्टम इज अ सोर्स ऑफ लॉ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और रूल ऑफ लॉ में भी ये डाइसी कहता है कि कस्टम इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द लॉ। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लॉ कस्टम है। आप मुझे ये बताइए पाकिस्तान का कस्टमरी लॉ क्या है? और कस्टमरी लॉ होने के लिए यह जरूरी है कि उस लॉ की प्रैक्टिस में एंटीक्विटी हो, पुराना होना चाहिए। वो पाकिस्तान का कस्टमरी लॉ हिंदू है, वो आज भी हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं। अगर पाकिस्तान ये आर्ग्यू करना चाहता है कि मेरा कस्टमरी लॉ मुस्लिम है, इस्लाम है, तो वो दुनिया के सबसे मूर्ख कम्युनिटियों में से एक आ जाएंगे, क्योंकि कस्टम रातों रात नहीं बनते। पॉइंट ये है कि क्या इस्लामिक बनने के बाद आप अपने कस्टमों को रद्द कर देंगे? कैसे रद्द करेंगे आप अपने कस्टमरी लॉ को? आज भी शादियों में बारात निकलती है, मेहंदी होती है, गाने बज रहे हैं, डांस हो रही है। शादी को कॉन्ट्रैक्ट है भाई, शादी कॉन्ट्रैक्ट है अरब के निगाह में। शादी को इतना सेलिब्रेट नहीं होता, इतना दिन तक चला। वो आया, पति पत्नी आया, मौलवी आया, काजी आया, पढ़ाया, रिकॉर्ड हुआ, खेल खत्म। खाना बनाना है वो जो दे दो, जो देना है। इतना बड़ा कोई ओकेजन नहीं हो रहा है जी। हमारे यहाँ 6 दिन हल्दी चल रही है, मेहंदी चल रही है, तो जी सगाई है, तो संगीत है, थोड़ा 4-5 दिन का वो पूरा सेलिब्रेशन होता है। पॉइंट ये कि आपके, मैं तो एक बार ना अमेरिकन कोर्ट में केस आया सर, उस केस में यह था कि अबॉर्शन का राइट है कि नहीं है।
राइट टू लाइफ में क्वेश्चन ये आया कि क्या बच्चा जब गर्भ में ठहर जाता है, व्हेन अ फीटस इज कंसीव्ड, तो वेदर इट्स अ लाइफ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मदर एंड डज द मदर हैव अ राइट टू टर्मिनेट द बॉडी। तो अब इसमें ये क्वेश्चन आया कि ये जो टर्मिनेशन ऑफ द जो फीटस है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी है? तो क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी है, तो फिर किसकी मोरालिटी? क्या अरबियों की मोरालिटी और आपकी मोरालिटी सेम है? नहीं है। पाकिस्तानी इतना होने के बाद भी, इस्लाम के नाम पे दुनिया भर में आतंकवाद मचाने के बाद भी, वो ये कहता है कि हम ये जो अफगानिस्तान वाला लॉ हम नहीं चाहते। यहाँ पे वो दिन रात हिंदुओं को गाली दे, मगर शरिया के नाम पे उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। वो कई हदीसों को जो सही है वो सच है, लेकिन चूंकि उसकी जो अभी भी थॉट प्रोसेस है वो हिंदू है, वो इस्लाम का हिंदुआइजेशन कह चुका है, इसलिए इसको जो अरब है वो बिद्दत कहते हैं। उसने इस्लाम का वो सोसाइटी का अरबाइजेशन करना चाहता है और इस्लाम का हिंदुआइजेशन करना चाहता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है वहां पे। दी पाकिस्तानीज वांट्स टू अरबाइज द सोसाइटी एंड हिंदुआइज द इस्लाम, कि वो जी नहीं है जी, ऐसे नहीं है जी, टेररिज्म नहीं है, टेरर का कोई नहीं, हम जब पॉइंट मैं उस पर नहीं जाते हूं। मेरे कहने का मतलब है इट्स अ कंप्लीट डिस्टॉर्शन ऑफ एनी आइडिया। अब सूफिज्म क्या है भाई? सूफिज्म हिंदुइज्म है। अब इस्लाम आ गया, उसका नाम गॉड ने सोच समझ के इस्लाम दिया है, मोमिन की डेफिनेशन बता दी, अब तुमने सूफिज्म का नया चूरन चला दिया यार जी, ये सूफिज्म है, ये प्यार है, मोहब्बत। भाई इस्लाम को अगर प्यार मोहब्बत का करना होता कन्वर्जन, तो अल्लाह मियाँ खुद ही दे देते। अल्लाह मियाँ को पता है कि क्या करना है, कैसे लोगों को कन्वर्ट करना है, किनको कन्वर्ट करना है। अल्लाह मियाँ कह रहे मैं खुद ही हिदायत देता हूं, मैं खुद नहीं देता हूं। तो ये कौन आ गए ये सूफी? जब उनको कहा गया कि काफिरों के दिल में स्ट्राइक करो, टेरर करो, उनको बताओ कि क्या है मोमिन, उनके रास्ते वो कर दो, सकता तो उनको ये सब हदीसें दो, तो वो पल्ला झाड़ने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। दे आर, और दिस इज वाई कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि यहाँ पे, आपने पढ़ा है कार्ल मार्क्स को? सर कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा था इसके बारे में? अबाउट इंडिया? यस, मैं आपको कुछ पढ़ाता हूँ, ये मैं शेयर करता हूँ। सर इसको कीजिए, ये बड़ा मस्त है। ये कैसे शेयर करते हैं? एक तो उनकी बड़ी वो मशहूर कोटेशन है ना, रिलीजन इज द ओपीएम ऑफ द मासेस। हाँ वो तो ठीक है। ये देखें, ये कहते हैं यहाँ पे, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, Arab troop starters Mughals who had successively overrun India soon became Hinduized. इसको समझिए आप। ये इस्लाम यहाँ नहीं उस फॉर्म में, क्योंकि हिंदुइज्म की जो इतनी ओवर आर्किंग एक्सेप्टेंस, एम्ब्रेसमेंट, फ्रीडम, लैटरलिज्म जो ये देता था, उसने फिर यहाँ पे, आप, मैं इसको बंद देता हूँ सर, उसने यहाँ के जो 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 कन्वर्ट भी हुआ, वो उस तरीके, वो अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहता। दे डू नॉट वांट टू लूज द फ्रीडम दैट हिंदुइज्म प्रोवाइडेड देम। तो वो एक अजीब सा, मतलब वो उसने इस्लाम का, मैं फिर कह रहा हूं, रिपीट करो थर्ड टाइम, इस्लाम का हिंदुआइजेशन और पाकिस्तान का अरबाइजेशन, दैट्स व्हाट इट वांट्स टू डू। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो अरब सिखाएंगे सारी दुनिया को, कपड़े अरबी पहना दो, ये बुरके अरबी पहना दो, उसके बाद जो है जी वो पगड़ी टोपी अरबी पहना दो। दे हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग। तो मेरे कहने का, जो आप मुझसे पूछ रहे थे सर, कि ये जो नेशन है ना, इट्स ये एक बिब्लिकल कॉन्सेप्ट आया, उसको आपने हर ग्रुप ऑफ ह्यूमन को अगर आप नेशन कह रहे हो, वो ठीक बात नहीं है। ठीक है ना? तो आप जैसे, क्या मोमिन सारे एक है? सारे मोमिन जो है वो सूरह मोमिनून में जो मोमिन की डेफिनेशन है उसके हिसाब से चलेंगे? नहीं चलेंगे। पॉइंट यही है, मैं जो कहना चाह रहा था, कि ये नेशन या उम्मा बनाने की जिद छोड़नी पड़ेगी। स्पिरिचुअल गाइडेंस लो ना। बुद्धिज्म भी तो एग्जिस्ट करता है इंडिया में। बुद्ध तो कहते हैं कि भाई हम वेद को नहीं मानते, आप भी कहते हो हम वेद को नहीं मानते, मगर आप कहोगे जब हम लॉ को नहीं मानते, हम साड़ी को नहीं मानते, हम बिंदी को नहीं मानते, हम गाय को मानते नहीं, हम हर मान्यताओं को। बुद्ध जी ने कहा कि भाई बुद्धिज्म अगर अपनाना है तो गाय मार के खाओ, बुद्धिज्म ने नहीं कहा। भाई गुरु नानक देव जी ने भी एक अपना नया थ्योरी ऑफ फिलोसफी दी। गुरु नानक देव जी ने हिंदू की कुछ जो हमारे यहाँ समाज में जो कुरीतियां आ गई थी उसके ऊपर कुठाराघात किया, मगर गुरु नानक जी ने भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, सबके बारे में अपनी किताब में बताया। उन्होंने बताया कि यही प्रभु हैं। उन्होंने भगवान श्री राम की जो स्टोरी है, जो या जो उनका जो रोल है भारतीय समाज में, उसको बताया, भगवान श्री कृष्ण का बताया। तो पॉइंट ये कि आप जो है ये कॉन्सेप्ट बता देना। अच्छा, अब अगर आप देखिए, भारत का मुसलमान है वो तो कन्वर्जन के पीछे पागल है, लेकिन भारत का बुद्ध भी कन्वर्जन के पीछे पागल नहीं है, भारत का सिख भी कन्वर्जन के पीछे पागल नहीं है, जबकि सिखिज्म और बुद्धिज्म दोनों कन्वर्जन अलाउ करते हैं। बोथ दीज रिलीजन अलाउ प्रोसेलिटाइजेशन, but somehow for inexplicable reason Sikhs
are not crazy, and Buddhists are not crazy, Jains are not crazy. इनमें से किसी को ये कीड़ा नहीं काटा हुआ है कि हमको कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन का कीड़ा सिर्फ दो लोगों को है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। क्रिश्चियनिटी का भी थोड़े हद तक कम हुआ है। तो वही मैं बात कर रहा हूं कि नेशन सर कन्वर्जन से नहीं बनते, नेशन हजारों साल में बनते हैं। हजारों साल में लोग एक साथ रहना चाहते हैं, एक तरीके को समझते हैं। मैं कजाकिस्तान में था, मेरा एक दोस्त था, उसकी एक लीबियन से दोस्ती हो गई और दोनों रोज फ्राइडे को मतलब मिल गए, मस्जिद चलना है जी, चलो जी, हो गया नमाज का टाइम। सर 3 वीक के अंदर लड़ाई हुई, हाथापाई की नौबत आ गई। 3 वीक जो है ब्रदर, हाय ब्रदर, ओ ब्रदर, माय ब्रदर, ये ब्रदर हो रहा था। वो दोनों साथ में सब्जी लेने गए और एक ने बीच रास्ते में गाड़ी रोकी, कहा तू जा यहां से, मैं तेरे साथ जाऊंगा, वापस चला आया पाकिस्तान। इतना आसान नहीं है सर। तो पॉइंट ये कि ब्रदरहुड इज नॉट नेशनहुड। और मैंने जैसा आपको बता दिया कि नेशंस जो हैं, इंडिया भी नेशंस नहीं है, क्योंकि अगर आप नेशन दूसरा, अब नेशन की चूंकि वर्ड के समय के साथ साथ नेशन की मीनिंग चेंज हो रही है, उस आधार में आप करना चाहते हैं तो कर लें। बट इंडिया को कोई अगर नेशन कहे कि ये होमोजीनियस है, मेरा खाना क्या है भाई, इंडिया का नेशनल डिश क्या है, मुझे नहीं पता। मैं अगर कह दूं कि ये दाल चावल सब्जी है तो मुझे साउथ वाला कहेगा अच्छा तो इडली डोसा का क्या भैया, वो उसके बाद बंगाल वाला कहेगा और चिंगड़ी माछ और मांस भात का क्या होगा भैया, उसके बाद बिहार वाला कहेगा लिट्टी चोखा, उसके बाद मणिपुर असम इनके जो है वो खाने वाला कहेगा हमारा क्या होगा। भैया हमारा कोई नेशनल डिश नहीं है और हम चाहते भी नहीं हमारा कोई नेशनल डिश हो, क्योंकि ये सारे मेरे खाने हैं। मैं चाहता भी नहीं कि भारत के, हाँ संस्कृत वॉज द लैंग्वेज दैट यूनिफाइड इंडिया, संस्कृत को रिवाइव करना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ के जो कम्युनिस्टों ने, उन्होंने सबसे ज्यादा जो अगर किसी लैंग्वेज के प्रति हेट्रेड फैलाई है तो वो है संस्कृत। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चे समझेंगे, हमारी जनरेशन समझेगी, 25-30 साल लगेंगे, मगर संस्कृत का रिवाइवल जरूरी है इंडिया को वापस से यूनाइट होने के लिए। आज हम आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। एक इंडियन, मेरे से एक बार एक अमेरिकन ने पूछा कि इफ 2 इंडियंस कम्युनिकेट विद ईच अदर इन लेटर व्हाट लैंग्वेज डू दे यूज, मैंने कहा इंग्लिश, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। व्हाई? मैंने कहा भाई माँ बाप से भी अंग्रेजी में बात करते हैं, ये तो तुम छोड़ ही दो। ए डैड व्हाट्सअप, आई एम लेट टुडे, आई वुड कॉल यू टुनाइट, ये हमारे यहाँ हालत है। वो हंसने लगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ सर कि नेशन की लड़ाई पाकिस्तान लड़ेगा, वो हारेगा, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, इस्लाम की रूहानियत रखी हो, ये सूफीज्म का भी कोई अचार देने की जरूरत नहीं है। सेकुलरिज्म के पाथ पे जाइए, दुनिया इसको जान चुकी है, सेकुलरिज्म से ही नेशन स्टेट का बर्थ होता है। जब आप नेशन स्टेट बनेंगे, पंजाबी बनेंगे, जैसे ही आपने पंजाब से अपने आप को जोड़ा, आप इंडिया से जुड़ जाएंगे। फिर इंडिया से आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि 2 कंट्रियां बन गई हैं तो जी अब बॉर्डर हटा करके और मर्ज कर दिया जाए, कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेपाल एक इंडिपेंडेंट सॉवरिन कंट्री है, भूटान है सॉवरिन कंट्री है, क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान भी रहे। लेकिन क्या पाकिस्तान के होने के लिए भारत से दुश्मनी आवश्यकता है? क्या ये 2 नेशन थ्योरी में जो है हिंदू नफरत आवश्यकता है? पहले तो नेशन का अध्ययन करें ना। क्या इस्लाम नेशन बनाता है? नहीं बनाता। इस्लाम ब्रदरहुड बनाता है, नेशनहुड कभी नहीं बनाता, न वो बना सकता है। जी अच्छा, आपने लैंग्वेज की बात की तो मैं एक कोर्स पे अमेरिका गया, तो उसमें 2 अरब खवातीन आई हुई थी, एक गलबन मोरक्को से थी, दूसरी बहरीन से, एंड दे वर स्पीकिंग टू ईच अदर इन इंग्लिश। तो मैंने कहा कि आप अरबी क्यों नहीं बोल रही, यानी हमारे एक्सेंट्स इतने डिफरेंट हैं कि म्यूचुअली इंटेलिजिबल नहीं हैं, तो वी फाइंड इट मोर कन्वीनियंट टू स्पीक इन इंग्लिश। तो ये लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स तो बहरहाल हैं। सो थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी, हमारा प्रोग्राम कुछ लंबा हो गया, हम तो ब्रीफ चाह रहे थे, आपने बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बातें की और कुछ लोग कहेंगे कि कंट्रोवर्शियल बातें की। तो अगर कोई दोस्त उनका अपोजिंग व्यू देना चाहे तो ही और शी इज वेलकम। सो थैंक यू वंस अगेन। Thank you, sir. Always a pleasure.